मलेशिया, दुनिया का एक ऐसा देश जहां भविष्य जैसी दिखने वाली चमचमाती इमारतें सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। जहां एक तरफ पेट्रोनास ट्विन टावर्स जैसी आधुनिक इंजीनियरिंग का कमाल है, तो दूसरी तरफ हजारों साल पुराने ऐतिहासिक अवशेष और पारंपरिक जीवन शैली भी मौजूद है। यहाँ घने वर्षावन हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, खूबसूरत समुद्री तट है और अलग अलग संस्कृतियों से बनी एक अनोखी पहचान भी। लेकिन आखिर क्या चीज मलेशिया को दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे दिलचस्प देशों में शामिल करती है? तो चलिए जानते हैं इस खूबसूरत, रहस्यमयी और तेजी से बदलते देश मलेशिया की दिलचस्प कहानी। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक खूबसूरत देश है, जिसे दक्षिण चीन सागर दो हिस्सों में बांटता है, प्रायद्वीपीय मलेशिया और पूर्वी मलेशिया। इन दोनों हिस्सों के बीच लगभग 640 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों की पहचान और जीवन शैली काफी अलग है। प्रायद्वीपीय मलेशिया, जिसे पश्चिमी मलेशिया भी कहा जाता है, मलय प्रायद्वीप पर स्थित है। इसके उत्तर में थाईलैंड, दक्षिण में सिंगापुर, पश्चिम में मलक्का जलडमरू मध्य और पूर्व में दक्षिण चीन सागर मौजूद है। यही हिस्सा देश का सबसे विकसित क्षेत्र माना जाता है, जहां बड़े शहर, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे ज्यादा आबादी देखने को मिलती है। वहीं पूर्वी मलेशिया बोर्नियो द्वीप पर स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है और जिसे मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई साझा करते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, घने जंगलों और शांत जीवन शैली के लिए जाना जाता है। यहाँ आबादी कम है और कई लोग आज भी समुद्र तटों और नदियों के किनारे बसे गांवों में रहते हैं। करीब 3,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले मलेशिया की तटरेखा लगभग 4,800 किलोमीटर तक फैली हुई है। लेकिन मलेशिया को खास बनाती है इसकी यही दोहरी पहचान। एक तरफ तेजी से दौड़ती आधुनिक दुनिया और दूसरी तरफ प्रकृति और परंपराओं से जुड़ा शांत जीवन। मलेशिया की एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस देश के दो प्रमुख प्रशासनिक केंद्र हैं, कुआलालंपुर और पुत्रजया। कुआलालंपुर देश की प्रसिद्ध राजधानी और आर्थिक केंद्र है, जबकि पुत्रजया प्रशासनिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। करीब 3,50,00,000 की आबादी वाले मलेशिया में गजब की विविधता देखने को मिलती है। यहाँ के लोगों को मुख्य रूप से भूमिपुत्र और गैर भूमिपुत्र वर्गों में बांटा जाता है। भूमिपुत्र यानी देश के मूल निवासी, जिनमें मलय समुदाय और दूसरे स्वदेशी समूह शामिल हैं। वहीं गैर भूमिपुत्र में मुख्य रूप से चीनी और भारतीय मूल के लोग आते हैं, जिन्होंने मलेशिया की अर्थव्यवस्था और व्यापारिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर भौगोलिक नजरिए से देखें तो प्रायद्वीपीय मलेशिया में मलय मुसलमान, औरंग असली और बड़े शहरों में चीनी व भारतीय समुदाय की मजबूत मौजूदगी दिखाई देती है। वहीं पूर्वी मलेशिया में ईबान, बिदायूह और दूसरे स्वदेशी समूहों की अपनी अलग संस्कृति और पहचान है। यही विविधता मलेशिया को सांस्कृतिक रूप से बेहद खास बनाती है। मलेशिया की आधिकारिक भाषा बहासा मलेशिया यानी मलय भाषा है, लेकिन यहाँ अंग्रेजी के साथ साथ मैंड्रिन, कैंटोनीज, तमिल और दूसरी भाषाएं भी बोली जाती हैं। वहीं समय की बात करें तो मलेशिया भारत से लगभग 2.5 घंटे आगे चलता है और इसकी मुद्रा है मलेशियन रिंगिट। मलेशिया ने दुनिया में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है और इसमें इसके शिक्षा और स्वास्थ्य तंत्र का भी बड़ा योगदान है। मलेशिया का एजुकेशन सिस्टम अपनी बहुभाषी व्यवस्था के लिए जाना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से नेशनल, वर्नाकुलर और इंटरनेशनल स्कूल्स देखने को मिलते हैं। नेशनल स्कूलों में मलय भाषा, वर्नाकुलर स्कूलों में चीनी और तमिल भाषाएं, जबकि इंटरनेशनल स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा अनिवार्य और लगभग मुफ्त है, जिसकी वजह से देश की साक्षरता दर करीब 95% तक पहुंच चुकी है। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, मलेशिया का हेल्थ केयर सिस्टम भी काफी विकसित माना जाता है।
आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण यह देश आज मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में भी अपनी पहचान बना चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आधुनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं वाला यह देश अपने इतिहास में कितना पीछे जाता है। दरअसल मलेशिया का इतिहास सदियों पुराना है। माना जाता है कि मलेशिया नाम की जड़ें मलय शब्द से जुड़ी हैं, जिसका अर्थ है मलयों की भूमि। अपनी रणनीतिक स्थिति की वजह से ये क्षेत्र प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा, जहां मसाले, सोना और दूसरी कीमती वस्तुओं का व्यापार होता था। इसी दौरान यहां हिंदू और बौद्ध राज्यों का प्रभाव भी देखने को मिला, जिनमें श्रीविजय और मजापहित साम्राज्य का नाम प्रमुख है। 15वीं शताब्दी में यहाँ शक्तिशाली मलक्का सल्तनत का उदय हुआ, जिसने इस क्षेत्र में इस्लाम को एक प्रमुख पहचान दिलाई। लेकिन जल्द ही मलेशिया का इतिहास बदलने वाला था। साल 1511 में पुर्तगालियों ने मलक्का पर कब्जा कर लिया और यहीं से इस क्षेत्र में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई। इसके बाद डच और फिर अंग्रेजों ने यहां अपना प्रभाव जमाया। ब्रिटिश शासन के दौरान रबर और टिन उद्योग का तेजी से विकास हुआ, जिसने इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। 20वीं शताब्दी आते आते स्वतंत्रता की मांग तेज होने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी कब्जे ने ब्रिटिश सत्ता को कमजोर कर दिया और आखिरकार तुंकु अब्दुल रहमान के नेतृत्व में मलाया ने 31 अगस्त 1957 को स्वतंत्रता हासिल कर ली। यही वजह है कि उन्हें अक्सर मलेशिया का संस्थापक पिता भी कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद 16 सितंबर 1963 को मलाया, सबाह, सरवाक और सिंगापुर को मिलाकर मलेशिया का गठन हुआ। हालांकि 1965 में सिंगापुर अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया और इसके बाद मलेशिया ने अपना वर्तमान स्वरूप हासिल किया। मलेशिया की आजादी और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है उसका झंडा, जलूर गेमिलांग, यानी गौरव की धारियां। लाल सफेद धारियां एकता और परंपरा को दर्शाती है, जबकि नीले भाग में बना पीला चांद और 14 कोनों वाला तारा देश की पहचान और संघीय संरचना का प्रतीक माना जाता है। मलेशिया के झंडे में मौजूद हर रंग और प्रतीक इस देश की पहचान से जुड़ी एक कहानी बताते हैं। लाल रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफेद शांति और पवित्रता का, जबकि नीला रंग ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से उसके संबंधों को दर्शाता है। वहीं पीला रंग मलेशिया के शाही परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। झंडे में बना चांद और 14 कोनों वाला तारा इस्लामिक पहचान और देश की संघीय व्यवस्था का प्रतीक है, जबकि 14 धारियां मलेशिया के 13 राज्यों और संघीय सरकार को दर्शाती है। यही वजह है कि यह झंडा सिर्फ एक राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि देश की एकता और पहचान का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह मलेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक जाता नेगारा मलेशिया भी काफी खास है। इसमें बनी ढाल देश के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि दोनों तरफ खड़े बाघ शक्ति और साहस का प्रतीक है। ऊपर मौजूद चांद और तारा इस्लाम और राष्ट्रीय एकता को दर्शाते हैं। लेकिन मलेशिया की पहचान सिर्फ उसके प्रतीकों में ही नहीं, बल्कि उसके भूगोल में भी छुपी है। प्रायद्वीपीय मलेशिया मुख्य रूप से एक पहाड़ी क्षेत्र है, जहां ग्रेनाइट और आग्नेय चट्टानें बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है उत्तर से दक्षिण तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं, जिनमें मैन रेंज या बंजरन तितिवांगसा सबसे प्रमुख मानी जाती है। इसकी कई चोटियां 7000 फीट से भी अधिक ऊंची हैं और यही पर्वत श्रृंखला इस क्षेत्र की भौगोलिक बनावट को आकार देती है। इस पर्वतीय क्षेत्र में घने वर्षावन और खूबसूरत हिल स्टेशन भी मौजूद है, जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। पहाड़ियों के किनारों पर फैले तटीय मैदान इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। वहीं मलेशिया का दूसरा भौगोलिक हिस्सा पूर्वी मलेशिया बोर्नियो द्वीप पर स्थित एक लंबा और संकरा क्षेत्र है,
जिसकी सीमा इंडोनेशिया के कालीमंतन क्षेत्र से मिलती है। यहाँ तटीय मैदान, घाटियां, पहाड़ और विशाल पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। इसी क्षेत्र में स्थित है माउंट किनाबालू, जो मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है। लगभग 13,435 फीट ऊंचा यह पर्वत पूरे दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप समूह के सबसे ऊंचे पर्वतों में गिना जाता है। मलेशिया की पहचान उसकी नदियों से भी जुड़ी है, जो न सिर्फ उपजाऊ मैदान बनाती है, बल्कि यहाँ की पारिस्थितिकी और स्थानीय जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। राजंग नदी, जो सरवाक राज्य में बहती है, देश की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और कृषि, व्यापार व स्थानीय जीवन में बड़ी भूमिका निभाती है। इसके अलावा किनाबातांगन नदी बोर्नियो के घने जंगलों और वन्य जीवन के लिए जीवन रेखा जैसी है। वहीं प्रायद्वीपीय मलेशिया में पहांग और पैराक नदियां सबसे प्रमुख हैं, जो पानी की जरूरतों, कृषि और जल विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इनके अलावा भी मलेशिया में कई नदियां बहती हैं, जो इस देश की प्राकृतिक और आर्थिक संरचना को मजबूती देती है। ये नदियां मलेशिया के जल संसाधनों और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि तेज विकास और बढ़ती मानवीय गतिविधियों की वजह से इन्हें कई पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। भूमध्य रेखा के पास स्थित होने की वजह से मलेशिया का मौसम उष्णकटिबंधीय है, यानी यहाँ साल भर गर्म और नमी वाला वातावरण बना रहता है। आमतौर पर तापमान 23 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। मलेशिया में मुख्य रूप से 2 मॉनसून आते हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून, जो मई से सितंबर तक रहता है, और उत्तर पूर्व मॉनसून, जो नवंबर से मार्च के बीच सक्रिय रहता है। इन्हीं मॉनसूनों की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का पैटर्न बदलता रहता है। अब अगर मलेशिया की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, तो यह एक संघीय संवैधानिक राजतंत्र यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल मॉनर्की है। यहाँ राजा होता है, लेकिन उसकी शक्तियां संविधान द्वारा सीमित होती हैं। वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री और संसद के हाथों में रहती है। मलेशिया के राजा को यांग डी परतुआन अगोंग कहा जाता है, और दिलचस्प बात यह है कि हर 5 साल में शाही परिवारों के शासकों में से नए राजा का चुनाव किया जाता है। देश की संसद 2 सदनों में बंटी है, सेनेट और प्रतिनिधि सभा, जिन्हें स्थानीय रूप से डेवान नगारा और डेवान राखियात कहा जाता है। यहीं से प्रधानमंत्री का चयन होता है, जो सरकार का प्रमुख होता है। वर्तमान में मलेशिया में 13 राज्य और 3 संघीय क्षेत्र हैं, जो मिलकर इस देश की संघीय व्यवस्था को आकार देते हैं। मलेशिया की संघीय व्यवस्था की एक खास बात यह भी है कि हर राज्य का अपना संविधान और अपनी सरकार होती है, जिसका नेतृत्व एक मुख्यमंत्री करता है, जबकि संघीय क्षेत्रों का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के अधीन रहता है। अब अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, तो आज मलेशिया को दक्षिण पूर्व एशिया की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, लेकिन यहां तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। 1970 के दशक के बाद मलेशिया की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया। जो देश कभी मुख्य रूप से कच्चे माल के निर्यात पर निर्भर था, वह धीरे धीरे पाम ऑयल, रबर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बन गया। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए यहाँ फ्री ट्रेड जोन बनाए गए और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया, जिसने देश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभाई। इसी रणनीति की वजह से मलेशिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और टेक्सटाइल उद्योगों ने तेजी से विकास किया। आज देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती और खनन पर निर्भर नहीं है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर भी इसमें बड़ा योगदान दे रहे हैं। आधुनिक तकनीक को अपनाने और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने से मलेशिया की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत और विविध बन चुकी है। यही कारण है कि आज इसे दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है।
इस विकास के पीछे मलेशिया का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ी भूमिका निभाता है। यहाँ आधुनिक सुविधाओं, बेहतर कनेक्टिविटी और तकनीकी विकास पर खास ध्यान दिया गया है, जिससे ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, व्यापार और निवेश सभी को मजबूती मिली है। लेकिन मलेशिया की पहचान सिर्फ आधुनिक विकास तक सीमित नहीं है। यह देश अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई नेशनल पार्क मौजूद हैं, जिनमें तमन नेगारा सबसे प्रसिद्ध है। इसे दुनिया के सबसे पुराने वर्षावनों में से एक माना जाता है, जिसकी उम्र लगभग 130 मिलियन साल बताई जाती है। घने सदाबहार जंगलों से भरे इस देश में कई दुर्लभ वन्य जीव और पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े फूलों में गिना जाने वाला रैफलेसिया भी मलेशिया की प्राकृतिक पहचान का हिस्सा है। मलेशिया के राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करें तो इसका राष्ट्रीय वृक्ष मरबाऊ है, राष्ट्रीय फूल गुड़हल, राष्ट्रीय पशु मलायन टाइगर और राष्ट्रीय पक्षी राइनोसेरस हॉर्नबिल है। वन्य जीवन के मामले में भी मलेशिया बेहद समृद्ध है। प्रायद्वीपीय मलेशिया में हाथी, बाघ, जंगली सुअर, हिरण, मगरमच्छ और कोबरा जैसे जीव पाए जाते हैं। वहीं पूर्वी मलेशिया की जैव विविधता और भी ज्यादा खास है। यही क्षेत्र तेजी से दुर्लभ होते ओरंगुटान, सन बियर, गैंडे और अपनी अनोखी नाक वाले प्रोबोस्किस बंदरों का घर माना जाता है। इसके अलावा यहाँ बड़ी संख्या में स्विफ्टलेट पक्षी भी पाए जाते हैं, जो गुफाओं में अपने खास तरह के घोंसले बनाते हैं। बढ़ते नेचर टूरिज्म और इको टूरिज्म ने मलेशिया में वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के प्रयासों को भी मजबूत किया है। अब तक हमने मलेशिया के भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक दुनिया को जाना, लेकिन अब बारी है उन जगहों की जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुआलालंपुर से, एक ऐसा शहर जो आधुनिक गगनचुंबी इमारतों, ऐतिहासिक स्थलों और सांस्कृतिक विरासत का शानदार मेल माना जाता है। कुआलालंपुर का सबसे बड़ा आकर्षण है पेट्रोनास ट्विन टावर्स। लगभग 452 मीटर ऊंचे ये टावर्स दुनिया की सबसे ऊंची जुड़ी हुई इमारतों में गिने जाते हैं। इस्लामिक डिजाइन से प्रेरित इन 88 मंजिला टावर्स की ऑब्जर्वेशन डेक से पूरे शहर का शानदार दृश्य देखा जा सकता है। कुआलालंपुर के पास ही स्थित है बातू गुफाएं, जो लगभग 40 करोड़ साल पुरानी चूना पत्थर की गुफाएं मानी जाती हैं। आज ये मलेशिया के सबसे प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थलों में शामिल है। यहाँ भगवान मुरुगन की करीब 140 फीट ऊंची विशाल सुनहरी प्रतिमा पर्यटकों और श्रद्धालुओं दोनों को आकर्षित करती है। इसी शहर के दिल में मौजूद है मर्देका स्क्वायर, जहां 31 अगस्त 1957 को मलेशिया की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। इसलिए यह जगह देश के इतिहास में खास महत्व रखती है। कुआलालंपुर में आपको जामेक मस्जिद, भव्य थियान हो मंदिर और मलेशिया के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक श्री महामरियम्मन मंदिर भी देखने को मिलेंगे। और अगर आपको शॉपिंग, फूड और नाइट लाइफ पसंद है तो बुकिट बिंटांग आपके लिए एक बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। कुआलालंपुर के बाद चलिए बढ़ते हैं पेनांग की ओर, जिसे अक्सर ओरिएंट का मोती कहा जाता है। यहाँ का जॉर्ज टाउन अपनी औपनिवेशिक वास्तुकला, रंगीन स्ट्रीट आर्ट और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जॉर्ज टाउन की सबसे खास बात है इसकी सांस्कृतिक विविधता, जहां पुराने ब्रिटिश भवनों के साथ साथ चीनी मठ, मस्जिदें, चर्च और हिंदू मंदिर एक अनोखा मेल बनाते दिखाई देते हैं। पेनांग के बाद चलते हैं मलक्का की ओर, एक ऐसा शहर जो अपने इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यहाँ आप खूबसूरत मलक्का स्ट्रेट्स मस्जिद, प्राचीन चेंग खून तैंग मंदिर और मशहूर जोंकर स्ट्रीट को देख सकते हैं, जहाँ एंटीक दुकानों, हेरिटेज साइट्स और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का अलग ही माहौल देखने को मिलता है। खासकर इसका नाइट मार्केट काफी लोकप्रिय है। ऐतिहासिक शहरों की सैर के बाद
आप मलेशिया के आधुनिक चेहरे को भी देख सकते हैं। पुत्रजया यह एक योजनाबद्ध शहर है जो अपनी शानदार वास्तुकला, हरे भरे उद्यानों और शांत झीलों के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध पुत्रा मस्जिद और प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास सेरी परदाना कॉम्प्लेक्स इसके प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। और अगर आपको समुद्र तट पसंद है तो लैंगकावी आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। अपने 99 द्वीपों, खूबसूरत समुद्री तटों और शानदार रिसॉर्ट्स के लिए मशहूर यह जगह हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। यहाँ आप लैंगकावी केबल कार और स्काई ब्रिज का रोमांचक अनुभव ले सकते हैं। साथ ही किलिम जियोफॉरेस्ट पार्क में मैंग्रोव जंगलों की अनोखी दुनिया को भी करीब से देख सकते हैं। इन जगहों को देखने के बाद यह समझना मुश्किल नहीं कि मलेशिया को मल्टीकल्चरल कंट्री क्यों कहा जाता है। यहाँ की सांस्कृतिक विविधता इसके त्योहारों और खानपान में साफ दिखाई देती है। मलेशिया में अलग अलग समुदायों के त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। दिवाली, होली और थाईपुसम यहाँ के प्रमुख हिंदू त्योहारों में शामिल है। इन्हीं के साथ चाइनीज न्यू ईयर भी पूरे उत्साह से मनाया जाता है। वहीं मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फितर, जो खुशी, मेल मिलाप और परंपराओं का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध समुदाय का प्रमुख त्योहार वैसाख दिवस भगवान बुद्ध के जन्म की याद में मनाया जाता है। इसके अलावा क्रिसमस और गुड फ्राइडे जैसे ईसाई त्योहार भी पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जो मलेशिया की बहुसांस्कृतिक पहचान को और मजबूत बनाते हैं। और यही विविधता यहाँ के खानपान में भी साफ दिखाई देती है। मलेशिया का भोजन भारतीय, चीनी, मलय और थाई स्वादों का एक शानदार मिश्रण है। यहाँ का राष्ट्रीय व्यंजन नासी लेमक नारियल के दूध और मसालों में पके चावलों से बनाया जाता है और काफी लोकप्रिय है। अब बात करें मलेशिया घूमने के सही समय की, तो आमतौर पर दिसंबर से फरवरी तक का समय पीक सीजन माना जाता है, जबकि जून से नवंबर के बीच कई क्षेत्रों में बारिश ज्यादा होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी मलेशिया की यह रोमांचक यात्रा यहीं पूरी होती है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस देश या विषय पर देखना चाहते हैं वह भी हमें लिखकर भेजिए।